इलेक्ट्रिक कारें महंगी हो गई हैं, पेट्रोल भरवाने में महंगा है। अब दोनों के बीच में कोई जुगाड़ होनी चाहिए और उस जुगाड़ का नाम था हाइब्रिड। लेकिन हाइब्रिड में इतनी मगजमारी कभी नहीं सोची गई। कुछ एक ब्रांड ही ला रहे हैं, सब कोई नहीं ला रहा है, एक्सपेंसिव है, कौन कौन ला सकता है, फ्यूचर हाइब्रिड का कैसा होगा, कितना टैक्स रहेगा, सब कुछ बातें करनी जरूरी है। और इसीलिए हमारे साथ मौजूद है विवेक सैनी इंडिया वेब से, जिनके साथ हम इस पॉडकास्ट में बातें करेंगे हाइब्रिड और उसके आने वाले कारों और हाइब्रिड के भविष्य के ऊपर, क्योंकि ईवी भी एक पॉइंट है। विवेक, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच सर। विवेक, आपका क्या कहना है इस समय जो भारतीय बाजार की कंडीशन है उसमें हाइब्रिड दो ही कंपनी घुमा फिरा कर बेच रही है, आप क्या सोचते हैं? देखिए डेफिनेटली सर, अगर आप अभी OEMs का ध्यान देखो ना किस तरफ है, तो वो ऑल्टरनेट फ्यूल टाइप पे बहुत ज़्यादा जा रहे हैं, जिसका नाम हम CNG के नाम से जानते हैं। नेचुरल गैस है, बहुत अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी के लिए जो है वो अनडाउटेडली फेमस है, और अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी के साथ में रिटर्न्स भी अच्छे हैं। आपका इन्वेस्टमेंट हमेशा ऐसा रहता है कि पॉकेट फ्रेंडली, थोड़ा दिल की धड़कन हमेशा कंट्रोल रहती है कि यार चलो मेरा BP जो है वो कंट्रोल रहेगा, क्योंकि फ्यूल एफिशिएंसी के मामले में उसका कोई जवाब नहीं है। हाइब्रिड डेफिनेटली वो परफॉर्मेंस के साथ में माइलेज मैच करता है। ऑल्टरनेट फ्यूल ऑप्शन के साथ में ये नहीं है, वो परफॉर्मेंस ड्रॉप करती है, लेकिन हाइब्रिड के साथ में परफॉर्मेंस प्लस फ्यूल एफिशिएंसी, ये दोनों चीज, और एमिशंस को हम नहीं भूल सकते। एमिशंस डेफिनेटली एक आइस इंजन से वो ज्यादा कम जो है वो एमिशंस देती है। तो हाइब्रिड की जो डायरेक्शन थी हमारे इंडिया में, अगर आप देखें सिविक के टाइम से या जब इंपोर्टेड प्रायस आया करती थी, तो लोगों के दिमाग में था तो यार कुछ नई टेक्नोलॉजी है, हमें जानना चाहिए। यूरोपियन या फिर हम जापानीज मार्केट को अगर देखें तो वहाँ पर तो बहुत फेमस है हाइब्रिड। वहाँ पर ये कंसर्न है ही नहीं कभी भी पॉल्यूशन को लेके, एटलीस्ट कि उनको पॉल्यूशन की वजह से हाइब्रिड खरीदनी पड़ेगी। फ्यूल एफिशिएंसी कॉस्ट हमेशा रहता था। इंडिया में लोगों ने ढंग से इसको सराहा नहीं, ढंग से जानने की कोशिश नहीं करी, इस वजह से OEMs भी बचते रहे। सिविक हाइब्रिड के साथ में अगर हम देखें तो एक फ्लॉप प्रोडक्ट वो रहा, डेफिनेटली वो साल 1.5 साल के बाद में बंद करना पड़ा, प्राइस इंपोर्ट की गई, वो भी खत्म। अभी जो ऑप्शंस लेफ्ट हैं फिलहाल, आप मारुति सुजुकी की जिसके अंदर टोयोटा बेस्ड हाइब्रिड है, वो बेहतरीन प्रोडक्ट है, लोग उसको चाहते हैं खरीदना। बट प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है, वो हाइब्रिड का मैकेनिकल पार्ट जो एक्यूमुलेट होता है, जिसको हम सेटअप करते हैं, वो एक्सपेंसिव पड़ जाता है, तकरीबन 3 से 4 लाख रुपए ज़्यादा। अगर हमारी गवर्नमेंट इसको थोड़ा सब्सिडाइज करे, जैसे उन्होंने पहले कोशिश भी की थी, तो मुझे लगता है कि वो प्राइस रेगुलेट होंगे और लोगों के दिमाग में वो क्यूरोसिटी दोबारा उत्पन्न होने में टाइम नहीं लगेगी। देखिए, जो आपने जिक्र किया जिसमें सबसे बड़ा जिक्र था कि गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। गवर्नमेंट के अपने मजबूरियाँ होती हैं, दुनिया भर में वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पर बैठ के जो इंडिया को बुरा भला बोला जाता है सारी दुनिया में, उसके रीजन भी इंडिया कम करना चाहता है। चाइना भी कम कर रहा है, उन्होंने तो काफ़ी कार्य, मतलब 30% वो इलेक्ट्रिक ही बेच रहे हैं, वो हाइब्रिड पे उतना सर नहीं खपा रहे, वो सीधे इलेक्ट्रिक पे चले गए। हम इंडिया थोड़ा डरपोक है, हम जल्दी भागते नहीं, पीछा नहीं छोड़ते, तो हम अभी पेट्रोल डीजल का पीछा नहीं छोड़ रहे। लेकिन एक वक्त आ रहा है कि हमें हाइब्रिड थोड़ा अट्रैक्टिव लग रहा है ईवी पर जाने से पहले, और गवर्नमेंट चाहती है कि हम हाइब्रिड के पचड़े में ही ना पड़े, हम सीधे सीधे ईवी पे चले जाएं। लेकिन कंज्यूमर चाहता है हाइब्रिड पे जाना, इसीलिए मैन्युफैक्चरर्स भी अपनी हाइब्रिड कारें ला रहे हैं। जैसे होंडा ने सबसे पहले इंडिया मार्केट में पहली हाइब्रिड कार दी, जो कि अब इस जनरेशन में वो है उसकी होंडा सिटी EHEV के नाम से, और वो है प्योर हाइब्रिड है, अच्छा काम भी करती है, अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी भी देती है, बस वह भी नॉर्मल होंडा सिटी से 4 लाख रुपए महंगी पड़ती है। तो रीजन क्या था कि हमें ये समझ में आ गया कि हाइब्रिड ज़्यादा समझदारी की डील है, हमें ईवी उतना समझदारी का नहीं लग रहा इनिशियल कॉस्ट की वजह से। लेकिन जहां आप जानते ही हो कि हाइब्रिड भी कोई सस्ता कॉस्ट नहीं है, क्योंकि उसमें भी मोटर तो लगेगी। तो आपको क्या लगता है कि क्यों भारतीय बाजार में हाइब्रिड कार किन किन चीज़ों की वजह से महंगी लग रही है? देखिए डेफिनेटली सर, वाइल मैन्युफैक्चरिंग, किसी भी चीज़ को जब हम मैन्युफैक्चर करते हैं, आज तक तो हम आइस ही करते हुए आए हैं।
आइस के साथ में जब हाइब्रिड के पार्ट्स लगे हैं जिनमें से बैटरी मैनेजमेंट है, या मैं कंट्रोलर यूनिट की बात करूँ, या इनफैक्ट कूलिंग सिस्टम बैटरी को कूल करने के लिए जो लगता है, बैटरी सेटअप, उसमें से तकरीबन 80-85% कॉस्टिंग, तकरीबन मान के चलें 80% के आसपास जो है कॉस्टिंग लेगी। मोटर सेटअप है, तो इनका कॉस्ट तो हमें ही बियर करना पड़ेगा एट द एंड। तो वो 3 लाख रुपए 4 लाख रुपए के करीब जो है वो एक्स्ट्रा बियर होगा। उसके साथ में आप प्राइसेस दे रहे हैं, साथ साथ आपको उनके साथ में लगने वाले टैक्सेस भी देने हैं, तो वो भी कम्युलेट होगी, वो 3.5-4 लाख तक जाता है। तो इस हिसाब से अगर आप देखें तो वो महंगा तो पड़ता हुआ नजर आता है। अब लोग आजकल बहुत एजुकेट करते हैं अपने आप को, इंटरनेट पे जाते हैं एंड वो मैथमेटिक्स बहुत अप्लाई करते हैं। क्या 4 लाख का फ्यूल मैं खर्च भी कर पाऊंगा अपने जीवन भर में? क्या 3 लाख का फ्यूल की सीएनजी जो है वो मैं इतनी इस्तेमाल भी कर पाऊंगा कि नहीं? या फिर अगर मैं एक कैब होल्डर भी हूँ या कैब इंडस्ट्री में हूँ, लॉजिस्टिक्स में हूँ, क्या ये हाइब्रिड सेटअप मेरे को इतना ज़्यादा माइलेज देगा भी कि मतलब रिटर्न्स जो है वो उसके आ जाएं? तो ये कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं मुझे लगता है अभी भी एरर है। वो 4 लाख 4.5 लाख जो एक्स्ट्रा हम पे करते हैं, उसके साथ में अगर हम फ्यूल देखें तो वो कहीं ना कहीं मिसमैनेज होने की वजह से वो दिमाग को हिट करता है। एटलीस्ट मेरे तो ये दिमाग को हिट करता है। या फिर ये किया जा सकता है कि एक लोअर वेरिएंट से जो है वो उसको लॉन्च किया जाए, ताकि उसकी प्राइस तो बढ़े लेकिन वो बढ़ती हुई नजर ना आए, एटलीस्ट ऑन पेपर्स नजर ना आए, लगेगी मैंने वेरिएंट छोटा लिया है लेकिन मैंने हाइब्रिड लिया है। जो मैन्युफैक्चरर्स अभी काफी कम कर रहे हैं, वो लोअर एंड से हाइब्रिड सेटअप नहीं दे रहे हैं। यही चीज आपने मोनोपोली पहले उसमें भी देखी थी, ऑल्टरनेट फ्यूल टाइप में देखी थी। हाइब्रिड के साथ एक्चुअल में क्या है कि हम, आप कह रहे हैं बात बिल्कुल सही है कि हम जोड़ते हैं कि 4 लाख का क्या फ्यूल खर्च कर लेंगे, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन एक्चुअल में हम इंडियन बहुत स्वार्थी है। हम सिर्फ ये देखते हैं कि हमने 4 लाख खर्च किए, बदले में 4 लाख का पेट्रोल खरीद दिया, बात बराबर हो गई। लेकिन वो भूल गए कि उस पेट्रोल के जलने के बाद जो 3 करोड़ रुपए का आपने पॉल्यूशन पैदा किया, जो आपको ही सूंघना है, आपके बच्चों को ही, एक्चुअल में तो आप नुकसान कर रहे हो ज़्यादा पेट्रोल जलाकर, ये कहकर कि हमने तो उतने ही पैसे खर्च किए। नहीं, एक्चुअल में गलती कर रहे हैं। और हम इंडियन है स्वार्थी, हम उस खर्चे को कैलकुलेट नहीं कर रहे जो हम अपनी धरती को दे रहे हैं। करेक्ट, सोशल कॉज के लिए जागरूक नहीं, बिल्कुल जागरूक नहीं है। हम इंडियन है ऐसे, हम हमेशा करंट कंडीशन देखते हैं, भविष्य में जो होगा पॉल्यूशन झेलेंगे, हमारे बच्चे झेलेंगे, ऐसा नहीं है। जबकि हम अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, फिर भी हम इंडियंस इसको कैलकुलेट नहीं कर रहे। और शायद यही बड़ी गलती है जब हम ये कैलकुलेशन लगाने लगते हैं। शायद ये बड़ी गलती है जहां हाइब्रिड हमें ज़्यादा सेंसिबल बना रहा है। आपको क्या लगता है कि हाइब्रिड पर क्या हम इंडियन जरूरत से ज़्यादा उतावले हैं? क्या इतने पैसे खर्च करने के लिए हम तैयार हैं कि वो हाइब्रिड को संभाल सकें, या हाइब्रिड सिर्फ सुनने में अच्छा लग रहा है, खरीदने में नहीं? बिल्कुल, मुझे तो ये लग रहा है कि आज अभी तक लोग, या एटलीस्ट जो सेल्स फिगर कहती हैं हमारी इंडस्ट्री की, वो तो यही कहती हैं कि हाइब्रिड को लेके अभी भी लोग 1 आर्म डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं। अभी भी उनको लग रहा है कि यार थोड़ा सा मुझे दूर रहना चाहिए, क्योंकि ट्राइड एंड ट्रस्टेड नहीं है, एटलीस्ट इन इंडिया। मैं वर्ल्ड वाइड की बात नहीं कर रहा हूँ, लोगों ने आज तक उसको परखा नहीं है। मैं और अमित सर, हम तो अक्सर एक्सपीरियंस करते रहते हैं। आई स्टिल रिमेंबर द टाइम जब मैं कैमरी लेके गया था। यू वॉन्ट बिलीव, उस इंजन के साथ में जो हाइब्रिड सेटअप लगा हुआ है, हालांकि वो एक बेहतरीन टेक्नोलॉजी भी है बैटरी सेटअप के तौर पे, उसने मुझे 25 से 28 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज दिया है। आप एक ऑडी A4 सेगमेंट की गाड़ी से इतना माइलेज एक्सपेक्ट कभी नहीं कर सकते हो। तो ये जो भूख है ना सर माइलेज को लेके, ये इंडियंस के अंदर है, लेकिन उसको चखा नहीं है उन्होंने हाइब्रिड के थ्रू कभी भी। उन्होंने किसके थ्रू सका है अभी तक? मारुति सुजुकी आइस इंजन के थ्रू, या उनके ऑल्टरनेट फ्यूल टाइप के थ्रू। जिस दिन उनको ये रियलाइज होगा कि यार मैं परफॉर्मेंस भी ड्रॉप नहीं कर रहा हूँ और उसके साथ साथ मेरे पास माइलेज हो रहे हैं, मुझे लगता है कि क्यूरियोसिटी का जो ग्राफ है वो और बढ़ता हुआ जाएगा, वो कभी भी डाउनफॉल नहीं होगा। टेक्नोलॉजी नो डाउट बहुत अच्छी है, और जब आपको एक्स्ट्रा माइलेज मिलता है तो आपके वॉलेट पे भी जो है इफेक्ट डालता है वो। जब आप 10%, 15%, 20% बचाते हो तो वो कहीं ना कहीं आपकी सेविंग्स में ही जाता है, वो आपके फर्दर फ्यूचर को एनलाइटन करने में काम आता है। तो और प्लस एमिशंस कंट्रोल हो रहे हैं। गवर्नमेंट को हमेशा से ये कि वो एमिशंस के ऊपर काम करे, इसीलिए तो आप देखो BS6 कितनी तेजी में लाया गया, BS7 के ऊपर अभी से बातें होने लग गई। तो जब हम एमिशंस के ऊपर बात कर रहे हैं तो हम लोग हाइब्रिड को कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते। दीज आर माई फीडबैक। लेकिन फिर प्रॉब्लम गवर्नमेंट के लिए खड़ा है। गवर्नमेंट के लिए प्रॉब्लम क्या है कि गवर्नमेंट एमिशन को और भी तेज़ी से कम करना चाहती है, मतलब जितना हाइब्रिड कर सकता है उससे भी ज़्यादा तेज़ी से। और अगर वो हाइब्रिड को गलती से प्रमोट कर देगी तो कोई ईवी क्यों खरीदेगा?
यानी ईवी उसी दिन बंद हो जाएगी इंडस्ट्री पूरी, और फिर इमिशन नॉर्म्स तो कंट्रोल होने से रहे। तो इसलिए गवर्नमेंट ये गलती तो नहीं करेगी कि हाइब्रिड पे कोई सब्सिडी, कोई टैक्स बेनिफिट देकर ईवी इंडस्ट्री को कत्ल कर दे, पूरी कत्ल हो जाएगी एक झटके में। और अगर करेगी तो भुगतेगी कौन? इंडिया गवर्नमेंट नहीं भुगतेगी, इंडिया कंज्यूमर भुगतेगा, इंडिया की पॉपुलेशन भुगतेगी। तो इसलिए मुझे नहीं लगता है कि गवर्नमेंट का कोई इरादा भी है एक्चुअल में कम करने का, और उन्होंने कोई साइन नहीं दिया कि वह सिवाय एक नेता के बड़बोलेपन के अलावा और किसी भी गवर्नमेंट के व्यक्ति ने कभी भी नहीं बोला कि वह हाइब्रिड पे कोई और सब्सिडी देने का सोच रहे हैं। जो गलती वो पहले कर चुके थे वो भी अब रिपीट नहीं करेंगे, और वो गलती क्या थी ये तो सबको पता है। तो मुझे नहीं लगता कि हाइब्रिड पे कभी कोई सब्सिडी प्लान होगी, लेकिन हाइब्रिड वैसे ही बेनिफिशियल है। बस प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम ये है कि हम पेट्रोल कारें तो खरीद नहीं पा रहे क्योंकि हम यूरोप जैसे अमीर नहीं है, वहाँ पर पर्सन इनकम अलग है, हमारी अलग है, लेकिन हमारी कारों की कीमतें उनके बराबर होने वाली हैं। ऐसे हालात में ये बहुत मुश्किल हो गया है कि हम महंगी कारें लेकर खरीदें। कैमरी जिसका आपने जिक्र किया है, आप उसके फ़ैन हो गए, लेकिन समझें वो भी तो 44 लाख रुपीज़ की है। तो इसमें भी पूरी अगर इंजीनियरिंग सेटअप की कॉस्ट कर लिया तो 15 लाख तो उसी के हैं। तो 15 लाख रुपए अगर कार से कम हो जाए तो 25 लाख में आ जाएगी गाड़ी, लेकिन नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें टेक्नोलॉजी लगी। जब भी टेक्नोलॉजी जुड़ती है किसी के साथ उसकी कीमत इतनी ज़्यादा हो जाती है कि हम इंडियंस की पॉकेट से बाहर जाती है, सिर्फ इसी वजह से क्योंकि हम उस एक्स्ट्रा पैसे को जस्टिफाइड नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमारी इनकम एक्चुअल में उस लेवल की नहीं है जिस लेवल की यूरोपियन कंट्रीज़ की है। शायद यही रीज़न है कि मुझे लगता है कि हाइब्रिड सपने में अच्छी लग रही है, लेकिन एक्चुअल में हम इंडियंस अफोर्ड ना आज कर पा रहे हैं ना आगे कर पाएंगे। छोटे हाइब्रिड से काम चल सकता है जैसे कि होंडा सिटी या ग्रैंड विटारा में आ रहा है, लेकिन असली हाइब्रिड जिसे हम प्लग इन हाइब्रिड कहते हैं वो हम नहीं अफोर्ड कर पाएंगे, क्योंकि उसमें एक इलेक्ट्रिक कार वाली टेक्नोलॉजी भी लगेगी और एक इंजन भी लगेगा, यानी इलेक्ट्रिक कार से भी वो ज़्यादा महंगी होंगी। तो फिर ऐसी कार खरीदने से तो अच्छा कि हम इलेक्ट्रिक ही खरीद लें। करेक्ट। जबकि टाटा इलेक्ट्रिक में सबसे आगे है और वो खूब धड़ल्ले से बेच रहा है, लेकिन हाइब्रिड ने अपनी जगह बनाई है। और हमें लगता है कि शायद जब ये किया और Hyundai उतरेगी तो मार्केट शेयर बढ़ेगा। आपको क्या लगता है? करेक्ट। अभी भी अगर हम टॉप 5 प्लेयर्स के बारे में बात करें तो उसमें Hyundai और किया दोनों ही शामिल हो जाती हैं। और एक टाइम तो ऐसा था जब किया आई और साल भर में टॉप 3 में काउंट हो गई। तो डेफिनेटली अगर Hyundai और किया ये एफर्ट्स डाल रहे हैं, हाइब्रिड की तरफ झुक रहे हैं, तो वो एक सेल्स में भी कन्वर्जन हम देखेंगे ज़्यादा गाड़ियाँ उतर रही हैं। एक मारुति ही एक ऐसा प्लेयर होगा जो मास मार्केट में जो है वो नहीं है हाइब्रिड के साथ में, केवल एक प्रोडक्ट के साथ में है। लेकिन हम अगर मल्टीपल प्रोडक्ट्स आते हैं Hyundai के और किया के, तो आपको रोड पे उतरते हुए नजर आएगी। लोगों को माइंडसेट चेंज करने में मास मार्केट OEMs का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। अगर आप देखें जब हाइब्रिड ये मास मार्केट OEMs जो है वो लेके आएंगी तो माइंडसेट चेंज होता हुआ तो डेफिनेटली नजर आएगा। एंड हो सकता है अपने सेल्फ प्रॉफिट्स को कम करके OEMs जो है वो कुछ हाइब्रिड्स पे कट डाउन करें और उनकी कॉस्टिंग में हल्का सा परिवर्तन आए। कुछ ना कुछ 20-25 हज़ार ही क्यों ना सही या 50 हज़ार ही क्यों ना सही, वो कम प्राइसेस में जो है वो ज़्यादा जस्टिफाइबल मुझे लगती हुई नज़र आती हैं। एंड एक चीज़ और है, Hyundai किया के ऊपर कभी भी माइलेज का टैग नहीं लगा कि मैं गाड़ी खरीद रहा हूँ Hyundai की और किया की जस्ट बिकॉज इट इज़ हैविंग फिनोमिनल माइलेज। तो वो टैग भी कहीं ना कहीं जो है वो बेनिफिशियरी रहेगा, OEM के साथ में लगेगा कि मेरे पास में एक फ्यूल एफिशिएंट गाड़ी है जो 20 से ऊपर का माइलेज देती है और स्मूथ है। डेफिनेटली देखिए ये बात तो सही है कि Hyundai और किया ने कभी यह कह के गाड़ियाँ नहीं बेची थी, लेकिन यह कह के गाड़ियाँ तो बेची मारुति ने। और वो अपना जो हाइब्रिड सेटअप ला रहे हैं इस समय, इस पर वो काम कर रहे हैं, वो सीरीज हाइब्रिड सेटअप है। बिल्कुल वैसे ही जैसा कि निसान के पास e-पावर है, लगभग वैसे ही सेटअप है। तो इसमें एक जनरेटर रहेगा जो इंजन है और बैटरी चार्ज की जाएगी, उस बैटरी को से मोटर चलाई जाएगी और वो मोटर कार को चलाएगी। और शायद 2025 में फ्रॉन्क्स पहली कार होगी जो इस हाइब्रिड सेटअप को लेकर आएगी। और एक्चुअल में तो मुझे इसे हाइब्रिड कहना ही नहीं चाहिए, ये तो एक्चुअल में इलेक्ट्रिक कार है क्योंकि कार तो बैटरी से ही चल रही है।
पेट्रोल से तो चल नहीं रही, पेट्रोल का काम तो केवल और केवल उस बैटरी को चार्ज करने के लिए यूज हो रहा है एज ए जनरेटर। तो एक्चुअली यह एक इलेक्ट्रिक कार होगी विद जनरेटर फिटेड। तो जब जनरेटर भी लगेगा, इलेक्ट्रिक कार भी लगेगी, तो डेफिनेटली कॉस्ट तो ज़्यादा होगी। हाँ, इतना बड़ा बैटरी पैक नहीं होगा जैसा कि इलेक्ट्रिक कारों का होता है, लेकिन 2 से लेकर 5 किलोवाट का अगर बैटरी पैक इसमें रहेगा तो बल्ले बल्ले हो जाएगी इंडियन कंज्यूमर की, और शायद एक अच्छा रिजल्ट भी उनको मिलेगा, क्योंकि फिर इंजन 10-10, 15-15 मिनट के लिए बंद रहेंगे, और नेचुरली कि वो बैटरी पे चलेगा तो पॉल्यूशन भी काफ़ी कम हो जाएगा और एक्चुअल बेनिफिट निकल के आएगा। और कुछ अनुमान जो कह रहे हैं कि शायद 30 और 35 का एवरेज निकालना आसान हो जाएगा इस सेटअप के थ्रू, और मारुति के पास हो जाएगा, किया हुंडई के पास हो जाएगा, टोयोटा होंडा के पास है ऑलरेडी। तो जब 5 बड़े इंडिया के मैन्युफैक्चरर्स हाइब्रिड सेटअप के साथ आ रहे हैं तो बस 2 ही बचते हैं जो बड़े नाम भी हैं, हमारी टाटा और महिंद्रा, जो हमारे लोकल देसी बॉयज़ हैं। ये हाइब्रिड के साथ अभी तैयार नहीं है, तो इन लोगों के पास दूसरे ऑप्शन है, शायद कुछ सीएनजी के साथ बढ़िया कर रहे हैं, Correct. एक इलेक्ट्रिक में थोड़ी मेहनत करने की कोशिश कर रहा है XUV 400 के साथ में, और शायद धीरे धीरे आगे ये लोग भी बढ़ेंगे। लेकिन हाइब्रिड पर मुझे लगता नहीं है कि ये दोनों लोग अपने दम पर अभी आने वाले हैं। हो सकता है कि कोई टेक्नोलॉजी किसी दूसरे ब्रांड से लेकर इस्तेमाल करें, वो अलग बात है। जैसे कि ऑटोमेटिक टाटा हुंडई से लेकर इस्तेमाल करता है, महिंद्रा AISIN से लेकर इस्तेमाल करता है, तो हो सकता है जैसे ये ट्रांसमिशन लेते हैं ऑटोमेटिक, वैसे ही हो सकता है हाइब्रिड सेटअप भी ले लें किसी से और उसे अपनी कारों में यूज करें, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। होपफुली हम ये मानते हैं कि हाइब्रिड का फ्यूचर है, लेकिन शायद ईवी को तोड़ने का फ्यूचर नहीं है। ईवी तो आके रहेगा और शायद उसको रोका नहीं जाएगा, ना ही गवर्नमेंट रोकना चाहती है, ना ही यूएन रोकना चाहता है, और ब्रांड भी नहीं रोकना चाहते, क्योंकि उन्हें ईवी टेक्नोलॉजी पर कम सरदर्दी है हाइब्रिड के मुकाबले Correct. और आईसी इंजन के मुकाबले। क्योंकि आईसी इंजन में हमने बड़ी दो के BS4 से BS6 पहुंचे, तो BS6 वर्जन 2 आ गया, वर्जन 2 आया तो BS7 सर पे खड़ा हो गया। तो ये समस्याएं आईसी के साथ ज़्यादा है, इसलिए कंपनीज भी अब धीरे धीरे ईवी की तरफ जाएंगी। हाइब्रिड बस कुछ ही समय का सहारा है बीच के रास्ते में, शायद मुझे ऐसा लगता है। आपको क्या लग रहा है कि भविष्य में अगले 2027 तक ही हम मान के चलें कि कितनी हाइब्रिड बढ़ेगी? सर एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, जैसे कि आपने बोला था कि OEMs भी थोड़ा सा हिचकते हैं हाइब्रिड को एम्पावर करने की जगह। उसका रीज़न भी है, जितने ज़्यादा मैकेनिकल पार्ट्स होंगे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी, और कॉम्प्लेक्सिटी किसी को पसंद नहीं है। सबको चाहिए एक मोटर हो, एक बैटरी हो, एक कंट्रोलर, और मेरी गाड़ी दौड़ जाए। तो वो तो जो ईज़ ऑफ मैनेजमेंट है या ईज़ ऑफ इंजीनियरिंग आई वुड रेदर से, वो तो इलेक्ट्रिक के साथ भी है डेफिनेटली। तो जब सरदर्दी नहीं है, माता पचाई नहीं है, तो OEMs भी बहुत ज़्यादा प्रमोट नहीं करेंगे। लेकिन डेफिनेटली कुछ मास मार्केट OEMs, जिनमें से मारुति सुजुकी, Hyundai, किया, ये इनको लेके आएंगे, एंड हाइब्रिड के साथ में थोड़ा टाइम तक 2027-28 तक जाएंगे। उसके बाद में आप देखोगे कि इनका पोर्टफोलियो जो है वो मजबूत होता हुआ नजर आएगा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के साथ में। आप देखोगे कि 60% तक जो है वो इलेक्ट्रीफाई हो गए, या 50% एटलीस्ट इलेक्ट्रीफाई हो गए। उनमें से उन्होंने कुछ छोटी गाड़ी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में लॉन्च करी। कुछ उन्होंने, जैसे कि अभी EV9 आने वाली है इस साल, आप देखोगे किया कि जो उनका फ्लैगशिप प्रोडक्ट होगा, तो बड़े मार्केट को भी जो है वो हिट करना चाह रहे हैं। वो अंडर 1 करोड़ 90 लाख के आसपास का जिनका बजट है, उन कस्टमर्स को भी हिट करना चाह रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक का मार्केट डेफिनेटली बढ़ेगा, और साथ ही साथ पैरेलल बढ़ेगा हाइब्रिड का भी, बट उस स्तर से नहीं बढ़ेगा जिस स्तर से आप इलेक्ट्रिक व्हीकल को देखोगे। तो 1 या 2 केवल नाम मात्र के लिए आप गाड़ियां देखोगे हर एक OEM के पाले में, हर एक लगभग, मतलब जो तकरीबन टॉप 5 अभी कर रहे हैं उनके पाले में। लेकिन बहुत ज़्यादा मैं भी इसको नहीं फिलहाल देख पा रहा हूँ। 4-5 साल तक के लिए, मतलब रास्ता जो है वो हाइब्रिड से होता हुआ इलेक्ट्रिक व्हीकल तक जाएगा, जैसे कि अभी फिलहाल CNG से होता हुआ इलेक्ट्रिक व्हीकल तक जा रहा है। तो एक पार्ट उसका हाइब्रिड भी यहाँ पे कैप्चर करेगा। अच्छा, तो अब आप कब फॉर्च्यूनर हाइब्रिड में चलाने वाले हैं?
मुझे लगता है 2027 है, उसके बाद में यूरो 7 आते ही अगर इंडिया स्ट्रिक्ट रहा 2027 तक तो डेफिनेटली, क्योंकि यूरो तो अगले साल ही आ जाएगा, यूरो 7 1 जुलाई 2025 से स्टार्ट है। अगर इंडिया उसको 2 साल में अडेप्ट कर लेता है तो 27-28 तक आप फॉर्च्यूनर को लॉन्च होते हुए देखोगे, क्योंकि वो एक ऐसा प्रोडक्ट है, वो इंडियन मार्केट में ट्राइड एंड ट्रस्टेड तो है ही, उसके साथ में पावर आता है, रुतबा आता है, वो चीज़ इंडियन कस्टमर कभी भी लेट गो नहीं करना चाहेगा। तो फॉर्च्यूनर का नाम तो आप ज़रूर शामिल होते हुए देखोगे इस लिस्ट में। टोयोटा मास्टर है हाइब्रिड के साथ, और वो डीजलाइजेशन क्योंकि बॉयकॉट करेगा, हर एक कंपनी को करना पड़ेगा यूरो 7 के बाद में, तो वो भी बॉयकॉट करेगा और आप उसको हाइब्रिड में लॉन्च होते हुए देखोगे। तो 27-28 तक बहुत प्रोबेबिलिटी है कि ना केवल इनोवा हाई क्रॉस जो कि अभी चल भी रही है हाइब्रिड में आएगी, और साथ ही साथ फॉर्च्यूनर भी जो है वो एक अपडेटेड वर्जन ऑफ हाइब्रिड के साथ में लॉन्च होंगे। आप हैरियर सफारी को ज़रूर यहाँ पे पेट्रोल पे शिफ्ट होते हुए देखोगे। अगर वो नहीं अडॉप्ट करते हैं या इलेक्ट्रिक व्हीकल में नहीं लॉन्च करते हैं तो डेफिनेटली हाइब्रिड टाटा के पाले में शायद ना जाए। टोयोटा तो डेफिनेटली लेके आएगा, जब उनके पास में किसी चीज़ की मास्टरी है तो वो क्यों ना फ्लॉन्ट भी करे लोगों को, क्यों ना दिखाए कि ये मेरे पास में टेक्नोलॉजी है। वो कभी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में थे नहीं, अब उनकी मजबूरी बन चुकी है, वो धीरे धीरे करके इलेक्ट्रिक व्हीकल में आ रहे हैं। उनकी स्टेटमेंट भी यही रहती है, वो उनका रूल है ना 1:6:90, भाई जितने में मैं इतनी गाड़ियां बनाऊंगा कार्बन फुटप्रिंट्स इतने ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेके कि मैं आइस बना लूँगा उसके कंपैरिजन। तो उनकी फिलॉसफी रहती है, तो उस फिलॉसफी को सस्टेन तो वो करेंगे, लेकिन धीरे धीरे ग्रेजुअली जब इलेक्ट्रिक व्हीकल का मार्केट बढ़ेगा तो उनको ये सारी चीज़ें भी छोड़नी पड़ेंगी, जैसे वरना वो नोकिया वाला या कोडेक वाला हाल होगा अगर नहीं उस माइंडसेट से उभरेंगे। तो आपका भी ये मानना है कि हाइब्रिड अभी सुनने में भले अच्छा लग रहा हो, लेकिन इसका फ्यूचर बहुत लंबा और बहुत ज़्यादा नहीं खिंचेगा जितना कि इलेक्ट्रिक का खिंचेगा और पेट्रोल सीएनजी रहेंगे। बिल्कुल, मेरा भी यही मानना है। चलिए, आज इस डिस्कशन को हम यहाँ पर लेकर आए और इतने अच्छे से समझ सके कि क्यों एक हाइब्रिड सिर्फ बीच की एक सीढ़ी है इलेक्ट्रिक कार में पहुँचने के लिए। असली गोल तो इलेक्ट्रिक कारें ही हैं और वही रहेंगी भी, और शायद हम उन लोगों में से हैं जो बीच में एक सीढ़ी ले रहे हैं। चाइना ने तो सीढ़ी ली ही नहीं, वो तो सीधा पेट्रोल इंजन से इलेक्ट्रिक की तरफ जा चुका है, और जब वो जा चुका है तो पूरा वर्ल्ड भी पीछे पीछे जा रहा है, क्योंकि वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा मार्केट है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक कारें बेचता है। और दूसरे नंबर पर है अमेरिका, वह भी डीजल छोड़ चुका है, वो भी पेट्रोल और इलेक्ट्रिक की तरफ ही रहा। और अब तीसरे नंबर का मार्केट भारत, जो दोनों के साथ साथ कदम मिलाने की कोशिश कर रहा है, वो भी शायद हाइब्रिड को बस थोड़े समय ही साथ निभाएगा, वरना वो भी इलेक्ट्रिक पर ही चला जाएगा। क्योंकि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी रीच में आएगी, ज़्यादा मैन्युफैक्चर की जाएगी इंडिया के भीतर, उसकी कीमत भी घटेगी और इलेक्ट्रिक कारों की कीमतें घट जाएंगी, फिर हाइब्रिड फायदे का सौदा नहीं रहेगा, और शायद उस समय से हाइब्रिड का कत्ल अपने आप ही होता चला जाएगा, और फिर इलेक्ट्रिक कारें जो एक बार चढ़ गई फिर उतरेंगी नहीं हम इंडियंस की जुबान से। बिल्कुल। आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा लिखिएगा नीचे कमेंट सेक्शन में। और हाँ, विवेक के चैनल पर भी बहुत से पॉडकास्ट और डिटेल्ड वीडियो आते हैं, उनको भी देखना ना भूलिएगा। फेसबुक पे देखा तो मेरे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो करना ना भूलिए। यूट्यूब पे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में दी हुई नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलिएगा, और देखते रहिए इंडिया लैब्स और आस्क कार्गो।